नफरत की इस दीवार के पीछे सुलगते हुए उस जुनूनी इश्क का एहसास सिर्फ वही दो दिल जानते थे, जो हर तकरार के बाद एक दूजे की बाहों में खो जाने को बेताब रहते थे। दोनों के दरमियान फैले उस फासले और खामोशी के बीच जब वो रात उतरी, तो नफरत की हर एक परत आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी थी। बाहर बरसती हुई उस मूसलाधार बारिश ने मानो उनके दिलों की अनकही धड़कनों को एक नया जादुई स्वर दे दिया था। उमैर ने जब अपनी बाहों के घेरे में शहर को समेटा, तो हर एक सिकवा जैसे हवा में कहीं गुम हो गया। वह सांसों की गर्माहट और नजदीकियों का वो नशा था, जिसके आगे दुनिया की हर एक जिद और दीवार बेनाम साबित हो रही थी। एक पल को वो दोनों वक्त उस सीमा से परे चले गए, जहां सिर्फ मोहब्बत की हुकूमत चलती थी। शहर की उन झुकी हुई पलकों और उमेर की जुनूनी नजरों के दरमियान एक ऐसा अनकहा इकरार पल रहा था जो दोनों के वजूद को झकझोर रहा था। नफरत के उन झूठे नकाबों को उतार फेंकने का वक्त आ चुका था, क्योंकि अब रूह से रूह का मिलन मुकम्मल होने को था। हर एक लम्हा उनकी बढ़ती हुई नजदीकियों और उन दबी हुई सिसकियों की गवाही दे रहा था, जिन्हें छिपाना अब उनके बस में नहीं रहा था। उमेर का वह आहिस्ता से मुस्कुराना और शहर की सांसों का यूं उखड़ जाना इस बात का सबूत था कि वह दिल से एक हो चुके थे। तलाक के उन कागजों की कागजी हैसियत तब मिट्टी में मिल गई जब दोनों ने अपनी दुनिया को एक दूजे की सांसों में बसा लिया। वह रात दोनों की जिंदगी का वो हसीन मोड़ थी, जहां से लौटकर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब उमेर रजा मीटिंग में बैठा था। उमेर रजा की मीटिंग में उसका क्या क्या, चले मीटिंग अरेंज करे, उसे बाद में देख लेंगे। उमेर रजा ने फैसल अहमद की बात में मुंह बनाते हुए कहा, पर सर उन्होंने कहा था कि मीटिंग तब तक शुरू ना की जाए जब तक वो ना आए। उनके पास कंपनी के 57% होल्डर हैं, वह इस कंपनी की पहली मालकिन है। फैसल अहमद की बात पर उमेर रजा के माथे पर अनगिनत बल पड़े। हाउ डियर सी, लगता है बंद कमरे में भी उसको डोज देनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही पुर्जे निकल आए हैं मोहतरमा के। वह दांत कुचड़ता हुआ सर झटक गया जब सामने से वह अपनी मखसूस कातिलाना चाल में आती दिखाई दी। उमेर रजा ने एक नजर उसे देखा और रुख फेर लिया, जबकि सहर सिद्दीकी ने बहुत ही शाने बेनिवाजी के साथ अंदर आते हुए अपने शोहर को सर से पांव तक गहरी निगाहों से देखा। ये वही शोहर था जिसने 2 माह पहले उसे ये कहकर रिजेक्ट कर दिया था, ये लड़की इस काबिल नहीं कि मेरी बीवी बन सके। और फिर सहर सिद्दीकी ने उससे निकाह करके उसी की कंपनी में उससे ज्यादा शेयर होल्डर बनकर दिखाया, क्योंकि जब कोई सहर सिद्दीकी को चैलेंज करता था तो सहर सिद्दीकी उस चैलेंज को पूरा करने के लिए जान की बाजी तक लगा देती थी। मिस्टर आसिफ खान कंपनी का कर्मचारी, आई थिंक मीटिंग स्टार्ट हो गई होगी, लेट्स गो। वह अपनी ग्लासेस उतारकर उमेर रजा को गहरी निगाहों से देखते वापस ग्लासेस पहनते मिस्टर आसिफ खान कंपनी के कर्मचारी से कहते हुए कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। चलो सर, मिस्टर आसिफ खान कंपनी का कर्मचारी ने घबराते हुए उमेर रजा से कहा, तो उमेर रजा उसे घूरते हुए साथ हो लिया। 2 दिन क्या बड़ी है मुझसे, रोब ऐसे झाड़ती है जैसे 2 साल बड़ी है। उमेर रजा ने मुंह बनाते हुए सरगोशी की। मीटिंग रूम में इस वक्त नए प्रोजेक्ट और नई सीट्स को डिस्कस किया जा रहा था। सहर सिद्दीकी और उमैर रजा खामोशी से सब सुन रहे थे, जबकि गाहे बगाहे दोनों एक दूसरे को लाजमी देखते थे। कुछ अहम पॉइंट्स पे दोनों के बीच इख्तलाफ पाया गया और कुछ में दोनों इत्तेफाक भी रखते थे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मीटिंग खत्म होते ही दोनों ने गहरा सांस भरा। मीटिंग के तमाम डिटेल्स मुश्ताक अहमद, जो इनके दादा जान थे, और कंपनी का होल्ड और आखिरी फैसला अभी भी उन्हीं के हाथ में था, उनको बनाए जानी थी। कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं चली हो मिसे, थोड़ा ब्रेक पर पाँव रखो, ये ना औंधे मुंह गिरो। उमेर रजा ने उसे टोंट मारना जरूरी समझा। सहर सिद्दीकी के जाते कदम थमे और वो पलटी। जब बंदा छोटा हो ना तो बात भी छोटी ही करता है, इसलिए बेहतर नहीं कि बात ही ना करे। अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, क्या छोटा छोटा लगा रखी है। उमेर रजा एकदम गुस्से से अपनी जगह से उठता उसके पास आया, उसके रूबरू आकर खड़ा हुआ। देखने में उससे 5 साल बड़ा लग रहा था। जिस तरह की उसने बॉडी बिल्डर जैसी साख बना रखी थी, वह अपनी उम्र से बहुत बड़ा नजर आता था। सुबह शाम एक ही काम था उसका, जिम जाओ और बॉडी बनाओ। दूसरी तरफ सहर सिद्दीकी थी, जो बेइंतहा छोटी लगती थी। उनका नाजुक सा सरापा और कमाल का फिगर उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता था। लेकिन एक उमेर रजा ही था जिसे उसकी सख्त जरूरत थी, और दादाजी ने अच्छी गेम खेली थी दोनों के साथ की। दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन, अब दुश्मने शरीके हयात बने हुए थे, पर काबिलियत के दर्जे से अभी भी दोनों दूर थे। जब छोटे हो तो छोटे ही रहोगे। अब छोटा चाहे जितना भी छोटा हो, छोटा ही होता है। सहर सिद्दीकी ने उसे मजीद चिढ़ाया।
जिस दिन मेरा दिमाग घूमा ना मिसेज, उस दिन सीधा बिस्तर पर गिराकर हर हद पार करके बताऊंगा कि छोटा हूं या बड़ा। उस दिन तुम्हारे सिर्फ आंसू होंगे। वो जुमानी अंदाज में उसके कान में झुककर बोलता, उसे सताते पैर तक सुलगा गया। मेरी बात सुनो मिस्टर उमेर रजा। वह उसे पलटने से पहले उसके कॉलर को जकड़कर अपनी तरफ मोड़ के, वे और होंगी जो इस तरह की खोखली धमकियों से डरती होंगी। मैं उनमें से नहीं, मैं तो करके दिखाने वालों में से हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक डेमो दूं। वह उसके चेहरे के पास चेहरे ले गई और 14 तबक रोशन कर गई। वह चुपचाप उसे देखता जा रहा था, बस उसको फना कर देने का इरादा किए खड़ी थी। और फिर अगले लम्हे जरा सा पंजों के बल ऊपर होती, उसके गाल पे शिद्दत से लब रखकर। उमेर रजा तो साकित ही खड़ा रह गया। वह सिर्फ 10 सेकंड की नजदीकी थी और इस दौरान उमेर रजा तो अपनी सांस ही रोक गया। सहर सिद्दीकी पीछे होते उसे एक आईब्रो उचकाकर देखती चैलेंज कर रही थी। मिस्टर उमेर रजा, तुम बोलने पे यकीन रखते हो और सहर सिद्दीकी करने पर। उसके कंधे से गर्दा झाड़ती मुस्कुराकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलती चली गई। उमेर रजा तब तक उसका दिया लम्स अपने गाल पर महसूस कर रहा था। उसके दिए लम्स में वो अपना आप डूबता महसूस कर रहा था। उमेर रजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह नहीं जानती थी कि वह एक जुनूनी शख्स के जुनून को हवा दे रही है। अगर वह शख्स उसके इश्क में जुनूनी बन गया तो उसे बहुत ही बुरी तरह अपना बना के ही दम लेगा। वह आग के साथ खेल रही थी। आतिशे इश्क बनते कब देर लगनी थी, लेकिन उस पल तो नफरत की उस खड़ी दीवार में छोटी सी दरार पड़ गई थी। रईस, रईस! वह गुस्से से चिल्लाया तो रईस भागता हुआ आया। जी साहब जी। ये चाय किसने बनाई है? वह अत्यधिक गुस्से से लाल पीला हो रहा था, जबकि किचन के दरवाजे पर खड़ी जोहरा सैफ की जान हथेली पर आई थी। आज इतने दिनों के बाद उसने किचन में जाने का फैसला किया था ताकि फारूक सैफ को अपने हाथ की चाय पिला सके, पर शायद उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी। साहब जी, और जोहरा बीवी ने। रईस ने सिर झुकाया, जिसकी इजाजत से वो किचन में गई थी। फारूक एकदम गुस्से से खड़ा हुआ। जोहरा ने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख का गला घोटा। मेरे लिए तुम हर काम करते हो, तुम्हें इसलिए यहाँ रखा गया है। अगर तुमसे मेरा काम नहीं होता तो मुझे बता दो, मैं किसी और का बंदोबस्त कर लूंगा। वह दबे हुए गुस्से में घूरते हुए बोला। रईस की आंखों से आंसू बह निकले। माफ कर दीजिए साहब जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। वह नरम लहजे में अभी भी सिर झुकाए खड़ा था। उठाओ ये चाय और ले जाओ, वह गुस्से से कहता मोबाइल पे आती कॉल सुनने के लिए मोबाइल को कान से लगाता बाहर निकलता चला गया। रईस ने अपनी आंखें साफ करते हुए चाय का मग उठाया और किचन की जानिब बढ़ा, जहां छोटे से दिल वाली जोहरा खड़ी पहले से आंसू बहा रही थी। आई एम सॉरी रईस भाई, हमारी वजह से आपको साहब जी से इतनी डांट पड़ी। वो नौकर से उस मुलाजिम से माफी मांग रही थी। वो फारूक सैफ की बीवी थी, वो बीवी जिसे फारूक सैफ ने बीवी का दर्जा देना गवारा नहीं किया था। फारूक सैफ की वालिदा की डेथ हो चुकी थी। पिता विदेश में थे, वही बिजनेस कर रहे थे। गांव से फारूक सैफ के नाना का फोन आया कि उनका आखिरी वक्त है, तो अपने नवासे से मिलना चाहते हैं। जुनैद सैफ ने हिंदुस्तान में बेटे को फोन करके नाना के पास जाने को बोला। फारूक सैफ एक मशहूर बिजनेसमैन के नाम से जाना जाता था। बहुत मुश्किल से वक्त निकालकर गांव पहुंचा, जहां जाना उसे काफी महंगा पड़ा, क्योंकि नाना जान ने अपनी यतीम पोती को उसके निकाह में दे दिया। अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर माँ का वास्ता देकर उसे निकाह पर राजी कर चुके थे। फारूक सैफ ने बाप से फोन पर बहुत बहस की, क्योंकि वह किसी सूरत से अपनी से 4 साल छोटी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। पर किस्मत ने जोहरा सैफ को फारूक सैफ से ऐसे ही मिलाना था तो मिला दिया। निकाह से अगले दिन उनकी डेथ हो गई। फिर उसे जोहरा को अपने साथ लाना पड़ा, जो बेहद डरी सहमी थी। उसे फारूक सैफ से डर महसूस होता। उसे उसके दादा जान ने कहा था, फारूक सैफ उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसे मोहब्बत करेगा, उसकी केयर करेगा, वह उसके साथ महफूज रहेगी। और जब उसने गाड़ी में बैठे ड्राइविंग करते फारूक सैफ को पहली भरपूर नजर से देखा तो अपना सब कुछ उस एक शख्स पर हार गई, जिसने एक नजर भी उसे देखना गवारा नहीं किया था। और उसकी बेरुखी का यह आलम था कि आज उसे शहर में फारूक सैफ के घर रहते 3 हफ्ते होने को आए थे। फारूक सैफ अपनी रूटीन पर कायम था। दोनों अलग अलग रूम में रहते थे। घर में एक मेल नौकर रईस था और जोहरा के आने के बाद फारूक ने 2 नौकर और रख ली। ये उसकी गरम नवाजी थी, बाकी वह उसे कभी मयसर ना हुआ। आज दिल बड़ा करके उस मासूम ने फारूक सैफ को खुश करने का, शायद अपने होने का एहसास दिलाने के लिए अच्छे से चाय तैयार करके डाइनिंग टेबल पर सजाई। पर क्या खबर थी, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आप क्यों माफी मांग रही हैं? आप तो मालकिन हैं, हम मुलाजिम हैं। हमारा तो काम है काम करना और फिर ऐसी छोटी मोटी बातें सुनना। रईस का दिल भी जोहरा जितना ही नाजुक था, इसलिए बहुत दुख से बोल रहा था, हमें माफ कर दे रईस भाई, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो फिर से उसे हमदर्दी करते हुए माफी मांगते आंसू पोंछने लगी। रईस कुछ कहता कि वो रोते वहां से निकलती अपने रूम की तरफ जाकर बंद हो गई।
उसे यहाँ शिद्दत से रोना आ रहा था। माँ बाप, दादा जान सब शिद्दत से याद आ रहे थे। इतना बड़ा घर था, हर सहूलियत मयसर थी, नहीं था तो वही एक आदमी मयसर नहीं था। वो जैसे ही अपने केबिन से बाहर निकला, सबको आसपास गप्पे मारते देखकर एकदम गुस्से में भर गया। क्या बदतमीजी है ये! हर वक्त सेख ही लगाई होती है। यहाँ तुम लोगों को गप्पे मारने की सैलरी दी जाती है, ये काम करने की। वो एक एक की तरफ देखता गुस्से से धमका रहा था, जबकि वहां मौजूद सभी हकबकाए हुए उसे ही देख रहे थे। क्या मसला है? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो मुझे? क्या सींग निकल आए हैं मेरे? वह इस अंदाज से बोला कि सना चाह कर भी अपना ठहाका न रोक पाई। हिना ने उसे आंखों से वार्निंग किया, मिस सना अपने होश हवास में रहें। उमेर रजा तो आपे से बाहर होने लगा, सॉरी सर। बाकी सब ने भी सिर झुका लिया, लेकिन कोई उसे वजह न बता सके कि आखिर सब उसे देखकर एकदम साकित में क्यों आए। इडियट्स, काम करो सब अपना अपना। उसने सबको एक साथ लताड़ कर रख दिया और सभी ने फौरन अपनी जगह संभाल ली। तभी सहर अपने ऑफिस से बाहर आती एक पल को ठिठक कर रुकी। एक नजर सामने खड़े उमेर को देखते फिर सबको देखा, जो खिसियानी हंसी अभी भी हंस रहे थे। सहर के चेहरे को गुलाल ने छुआ। वो समझ गई थी कि सब क्यों हंस रहे थे, जबकि उमेर की बनी अजीबो-गरीब शक्ल देखकर सहर का दिल भी चाह रहा था वो भी जोर-जोर से हंसे। पर इस वक्त खुद को बमुश्किल काबू करते उमेर के करीब हुई। आपको क्या मसला है मिस सहर? वह एक-एक लफ्ज चबा-चबा कर बोला। कोई सेंस है आपको? वह धीमा सा बोली। क्या मतलब? सहर ने फिर से एक निगाह सबकी जानिब की और वापस थोड़ा मजीद उसके नजदीक हुई। अब मेरा किस करना इतना अच्छा लग गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि किस वाला गाल सबको दिखाते फिरे। अपनी गाल से लिपस्टिक का निशान तो साफ कर लेते। वह अपनी बात मुकम्मल करते एक आंख बंद करते पीछे हटी। उमेर को लगा जैसे उस पर पूरी बिल्डिंग आन गिरी हो। वो मुस्कुराकर जा चुकी थी जब उमेर फौरन अपने केबिन की जानिब बढ़ा और सीधा ऑफिस के बाथरूम में घुसा। आईने में अपना गाल देखा तो बुरी तरह से लाल थी। वेंटिलेटर पर झुके हुए अपने गाल रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा, पर लिपस्टिक का निशान जा ही नहीं रहा था। इडियट लड़की, न जाने कौन सी गंदी लिपस्टिक यूज करती है, निशान ही नहीं हट रहा। वह पास से ढेरों टिश्यू निकालकर अब गाल साफ कर रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वह अंदर चली आई। उसके चेहरे पर इंतहा का गुस्सा था। आर यू श्योर मिस्टर आनंद फारूकी? सहर को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। उसे अभी फोन पर इत्तला मिली थी, उमेर ने डाइवोर्स पेपर बना लिए हैं और वह उसे तलाक देने वाला था। यस ऑफ कोर्स मैन। और इनके पेपर्स बनाने वाला कोई और नहीं, बैरिस्टर फारूक सैफ हैं, जिनका हर काम ही निराला होता है। वकील आनंद फारूकी साहब ने सिरनामे झटकते मजीद इत्तला दी। ठीक है। वह कॉल बंद कर गई। कितनी ही देर वो यूं ही बैठी खुद को संभालती रही। मतलब अब वो अपनी आखिरी चाल चलने वाला था। सहर ने सिर थाम लिया। सब कुछ सोचा था उसने इस लड़ाई में, झगड़ा में, तंज, नफरत, गुस्सा, लेकिन यूं दूरी का ना सोचा था। वह जानता था कि तलाक हो जाने पर सब कुछ उन दोनों के हाथों से निकल सकता है। अभी उनकी शादी में सिर्फ 2 माह हुए थे। उन्हें ये शादी 1 साल तक चलानी थी हर हाल में, ताकि दादा जान की वसीयत के मुताबिक उनको जायदाद का आधा आधा हिस्सा मिल सके। छोड़ने की सूरत में सब कुछ ट्रस्ट में चले जाना था। तो क्या ये शायद सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया? सहर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उमेर चाहता क्या था? वह उठकर विंडो के पास चली गई। 2 माह पहले का मंजर आंखों में घूमा। दादा दान, आप क्यों मेरी जिंदगी को अजाब करना चाहते हैं? मुझे इस चुड़ैल से शादी नहीं करनी। चुड़ैल होगे तुम। दादा जान, इससे कहिए कि जुबान को काबू में कर ले। वह गुस्से से उसकी जान लेने को लपकी। तुम दोनों अपनी अपनी चोट लड़ाना बंद करोगे? दादा जान ने गुस्से से दोनों को देखते हुए कहा, जबकि दोनों के वालिदैन सामने बैठे अपने इकलौते बेटे और बेटी को देखकर सिर पकड़ चुके थे। मुस्ताक अहमद के 2 बेटे थे। फैजल अहमद, जो कि उमेर के वालिदैन थे, अजीज अहमद, आयशा के वालिद, जो शहर के वालिद थे। दोनों उनकी जायदाद के इकलौते वारिस हैं। दोनों को अल्लाह ने एक बेटे और बेटी से नवाजा, जिनका शुरू दिन से 36 का आंकड़ा था। एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा ना करते थे, पर दादा जान ने जायदाद की खातिर दोनों को निकाह करने पर मजबूर किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे जायदाद खानदान से बाहर जाए। दोनों के खानदान में कोई जोड़ ना था। अब फिर इन दोनों को ही निकाह के बंधन में बांधने का इरादा किया गया, पर दोनों ही हत्थे से उखड़ गए। दादा जान, आप किसी भी राह चलते से मेरी शादी करवा दे। मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन इस ढक्कन से शादी नहीं करूंगी। हाँ, तुम बहुत दिमागदार हो ना। इससे शादी करने के लिए उमेर रजा मरे जा रहा है। अब अगर तुम दोनों की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दादा जान गुस्से से ललकारे तो दोनों एक दूसरे को नफरत से देखते रुख फेर गए। निकाह होगा तुम दोनों का, और वो भी कल ही। मुझे इस मामले में तुम दोनों में से किसी एक की नहीं सुननी।
फैसल अहमद और अजीज अहमद, आयशा के वालिद, तुम दोनों अच्छे से मेरी बात सुन लो। इनका निकाह कल हर हाल में होना चाहिए। फिर सारी जायदाद इन दोनों के नाम बराबर तकसीम होगी। 1 साल के लिए अगर 1 साल तक ये दोनों अपनी शादी निभाते हैं तो उन्हीं के नाम रहे, और अगर 1 साल के बाद ये अलग होते हैं तो इन दोनों को इनके हिस्से की जायदाद से अलग कर देना। लेकिन अगर 1 साल से पहले शादी खत्म करें तो जायदाद सारी ट्रस्ट में जाएगी, किसी को फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि तुम दोनों भाइयों को भी नहीं। और यही मेरी आखिरी वसीयत है। उस दिन दादा जान ने कड़क से लहजे में सबको अपना फैसला सुना दिया। मजबूरन दोनों वालिदैन को अपने इकलौते सपूत और बेटी को समझाना पड़ा और निकाह के लिए मजबूर कर दिया। पर ऐन निकाह के वक्त सहर ने एक नई शर्त रख दी। उसे जायदाद के साथ हक मेहर भी चाहिए। दादा जान ने उसे इजाजत दी कि अपना हक मेहर खुद डिसाइड करे, और इस वक्त बहुत चालाकी से सहर ने कंपनी से 55% शेयर होल्डर मांगा। वहां उमेर ने काफी एतराज किया, पर दादा जान ने उसकी एक ना सुनी और सहर की ख्वाहिश पूरी कर दी गई। उमेर से भी ज्यादा सहर पर तप चढ़ी। रुखसती के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा ना करते थे। बिस्तर पर मैं सोऊंगी, दोनों की पहली लड़ाई बिस्तर पर हुई। ये मेरा बिस्तर है, मेरा कमरा है, और मैं ही बिस्तर पर सोऊंगा। तुम्हें बिस्तर पर सोना है तो अपने लिए दादा जान से कहकर अलग बेड लगवा लो। वह भी तौबा बोलकर बोला, क्यों लगवाऊं? अब मैं बीवी हूं तुम्हारी, बिस्तर पर लेटने का पूरा हक है मेरा। वह उस पर से कंबलों का कवर खींचकर खुद ओढ़ने लगी। अगले लम्हे उमेर ने अपना कवर खींचा। मेरी किसी चीज को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा। सहन ने वापस कवर खींचा। अब कोई भी चीज तुम्हारी अकेले की नहीं। तुम। उमेर ने उसे इस बार पूरा जोर लगाते हुए कवर खींचा तो कवर समेत नीचे गिरी और सहर उसके ऊपर जा गिरी। उमेर ने बेतहासा उसकी कमर पर बाजू बांधकर गिरने से बचाना चाहा। उस एक पल को दोनों की नजरों का टकराव हुआ। उमेर के हाथों की गिरफ्त अपनी कमर पर महसूस करते हुए सहर को करंट लगा। वह फौरन से उठती बिस्तर पर जा बैठी। तुम अपना कवर खुद लो, मैं और ले लेती हूँ। वो थोड़ा सा घबरा सी गई थी। पहली बार मर्दाना लम्स महसूस किया तो हाथ पैर ठंडे होने लगे। उमेर भी फील करके गहरा मुस्कुराया। मतलब मोहतरमा की बोलती बंद करने का एक नया तरीका मिल गया था। सहर कबर्ड से अपने लिए दूसरा कवर निकाल कर लाती बिस्तर के एक तरफ लेटी। बिस्तर हम हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। तुम अपनी साइड में रहो, मैं अपनी साइड में। दोनों को क्रॉस नहीं करेंगे, समझे? वो बीच में बॉर्डर बना रही थी जिसे उमेर ने 1 मिनट में दूर किया। ये मेरा बिस्तर है और मैं किसी की पाबंदी सुनने का आदी नहीं। तुम्हें लेटना है तो एक कोना पकड़ लो और लेट जाओ। मुझे पूरे बिस्तर पर फैल कर सोने की आदत है। उमेर का लहजा इस बार जरा धीमा था। वह तकिए पर सर रखे वैसे ही फैल कर लेटा, आंखें मीच गया। इडियट! वह मुंह फेर कर एक तरफ को सरकती कोने में जा लेटी। दोनों की ही आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोनों ही पहली बार यूं बिस्तर शेयर कर रहे थे। कितना वक्त बीत गया। सहर ने करवट उसकी जानिब बदली तो वह चुप लेटा था, आंखें उसकी बंद थी। सहर उसे बेअख्तियार देखती चली गई। उमेर रजा एक हैंडसम और बॉडी बिल्डर जवान मर्द था जिसकी कुर्बत के लिए कोई भी लड़की तैयार हो जाए। पर यहाँ पर सहर का दिल, वो भी शायद उससे अपनी बीवी होने का हक मांगने लगता था। पागल दिल के बच्चे, सो जा चुप करके। वह अपने दिल को झपट कर आंखें मूंद गई, जबकि इस बार उमेर ने भी उसकी जानब करवट ली। दोनों के चेहरों में इंच भर का फासला रह गया। उमेर की आंखें धीरे से खुली तो सहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह उसकी घनी खमदार पलकों को देखता चला गया। नजरें भटक कर उसकी नाक पे गई जहां एक छोटा सा तिल था। उमेर का दिल किया उसमें दांत काट ले, उसकी नाक को सुर्ख कर दे। गाल उसके हल्के हल्के गुलाबी हो रहे थे जो कमरे की मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे, और नीचे भटकी उसकी नाजुक तीखी गुलाबी लबों को देखते ही उमेर के हलक में कांटे से उगे। बेइंतहा खूबसूरत और दिलकश लबों को देखते उमेर की एक हार्ट बीट मिस हुई। अगले पल नजरें मजीद खिसक कर नीचे जाते उसकी ब्यूटी बोन पर जा ठहरी। साइड करवट लेते होने की वजह से उसकी शर्ट का गला थोड़ा खुला होने की वजह से खिसक गया था। उमेर ने फौरन नजरों का जाविया बदला। ये नजरें थी खतरनाक खेल खेल रही थी। वो अपने जज्बात में अजीब गहरापन सा महसूस करने लगा। वह बार बार उसका चेहरा देखते खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, और वह खुद भी नहीं जानता था ऐसे क्यों हो रहा है, वरना वह तो उस लड़की से नफरत का दावेदार था। फिर एकदम से इस लड़की के तरफ शिद्दत क्यों अख्तियार करने लगी है? वह दूसरी जानिब रुख फेर गया। उसे अपने जज्बात से खौफ आने लगा था। उसके करवट बदलते ही सहर ने गहरा सांस भरा और कवर मुंह तक ओढ़ लिया। दोनों के ही जज्बात बदले थे, पर दोनों ही मानने से इनकार कर रहे थे। अगले दिन वलीमा का ग्रैंड रिसेप्शन हुआ जहां दोनों ने बजाय मुस्कुराहट के सबका इस्तकबाल किया, पर दिल में क्या चल रहा था ये सिर्फ वो दोनों ही जानते थे।
क्योंकि उन्हें मजबूरन ये शादी 1 साल तक चलानी थी। हर हाल में दिन यूं ही गुजरने लगे, दोनों के बीच नफरत गहरी होती जा रही थी। लेकिन रात के वक्त दोनों ने ही लड़ना छोड़ दिया। इन लम्हात में दोनों को एक दूसरे की कुर्बत की तलब सताने लगी। ऐसे में दिन के वक्त दोनों ही ज्यादा चिड़चिड़ापन दिखाते। कंपनी के 55% शेयर होल्ड के मालिक बनकर उमेर पर अपना रोब जमाती थी, और सिर्फ 2 दिन बड़ी थी इसलिए भी उमेर को खूब चिढ़ाती थी, और वो भी झुंझलाता भी था। इन 2 माह को जैसे तैसे करके गुजर चुके थे, पर अब उमेर रिश्ते को मजीद कायम नहीं रखना चाहता था। वह अपना ऑनलाइन बिजनेस भी डेवलप कर रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, और उसे अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। तो उसे अब मजीद इस जायदाद और बिजनेस की खातिर शहर को अपनी बीवी बनाकर रखने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। इसलिए उसने तलाक के पेपर बनवा लिए थे, और ये खबर शहर तक पहुंच गई। वह गुस्सा जब्त करती उमेर के ऑफिस में पहुंची। उसे ऑफिस में ना पाकर वह उसके साथ बाथरूम से आती आवाज सुनते वहां घुसी। वह इतनी शदीद गुस्से में थी कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रही है। उमेर को यूं बाथरूम में आते देखकर एक पल को दंग रह गया, पर उसकी अगली हरकत ने तो उमेर को मजीद शौक में डाल दिया। जब वो एकदम उसके करीब होती, उसके मुकाबिल आते, उसके गर्दन पर अपने तचना लब रखे, वह एकदम वहां सख्ती से दांत काट गई। उमेर ने वेंटिलेटर को थामे जरा सा पीछे झटका खाया, और 1 इंच हटा। उसके दांत भी थे बहुत पैने, और सख्ती से उसकी गर्दन के जिल्द को दांतों में दबा दिया था, जैसे कुतर कर रख देगी। उमेर ने आंखें नीची करके उस जगह को देखा। ये दर्द अपने दिल में उतरता हुआ महसूस किया। जब अगले लम्हे वह अपना गुस्सा उतारती, जरा सा पीछे हटी। कल जब तलाक के पेपर पर साइन करना, तो ये निशान लाजमी दिखाना सबको कि बीवी बहुत जालिम थी, इसलिए अलग हो रहा हूँ। वह अपना शदीद वाला गुस्सा जब्त किए बहुत ठहरे हुए लहजे में बोलती उमेर को बुरी तरह चौंकाकर आगे बढ़ी। हाथ लगा के उस जख्म को देखा, जो 2 पल में वह लड़की गुस्से में आते उसे दे चुकी थी। वो पलट के जाने लगी, जब एक लम्हे की देरी किए बिना उमेर ने उसे बाजू से होल्ड करके अपनी तरफ वापस मोड़ा, और उसकी सांसों पे शिद्दत से अपना कब्जा जमाया। बिना किसी वार्निंग के अब बारी शहर की थी। वह तो ऐसे सख्ती में आई कि उमेर के लबों को गुस्से भरे झटके देना भी भूल गई, जबकि उमेर अपना बदला उसको लबों पे अच्छी तरह उतारता पीछे हटा। व्हाट नॉट माय लेडी, लेकिन तलाक से पहले तुम्हें तोहफा जरूर दूंगा, एक बेबी का। लेट्स एंजॉय। वह उसकी कलाई को सख्ती से थामे बाहर की जानिब निकला। क्या कर रहे हो उमेर, पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे। वह उसकी कलाई को सख्ती से जकड़े अपनी चीजें टेबल से उठाता जैसे ही केबिन से निकला, तो सबकी निगाहों ने उस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को देखा। अपने होठों में चुभन का एहसास होते शहर ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वे जानती थी साथ चल रहा बंदा बेइंतहा बेशर्म साबित हो रहा था। उसे तो उन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे सब देख रहे हैं। उसने तो इस बार अपने होठों को भी नहीं पूछा था, जिसमें शहर की लिपस्टिक लगी हुई थी। सारी दास्तान जुनून सुना रही थी। वो उसे बाहर लाकर गाड़ी में पटकने वाले अंदाज में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आया। उमेर, तुम पागल हो रहे हो, लीव मी, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। वह उस पर झपटी। जब उमेर ने गाड़ी को स्टार्ट करते पार्किंग से निकाला और एक हाथ उसके आगे रखे हुए सीट के साथ ले आया, शहर तो उसके हाथ की पोजीशन पे दंग रह गई, जो एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए दूसरा हाथ उसके आगे रखे हुए था। उमेर हाथ उठा हुआ उसके जानिब गर्दन मोड़कर माथे पर बल डालकर बोली। उमेर ने अपने बाजू को देखा, अपना बाजू पीछे हटाते गाड़ी की स्पीड को तेज किया। सीट बेल्ट बांधो। उमेर के कहने पर उसने झट से सीट बेल्ट लगाई कि कहीं दोबारा ही ना हाथ रख ले। उमेर, स्पीड स्लो कर रहे हो, घबरा गई थी। माई लेडी, अगर ये अल्फाज तुम कहोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, पर अभी ये स्पीड स्लो नहीं हो सकती। वो एक आंख बंद करके उसे बुरी तरह चिढ़ाया था। अचानक ही तेज बरसती बारिश ने जोहरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तेज बरसती बारिश हमेशा उसकी कमजोरी रही थी। उसका दिल करता कि मोर बनकर उस बरसती बारिश में नाचे। कितनी देर वह उस बरसती बारिश को देखती रही, कोई भी तो उस तरफ नहीं था। वो दबे पांव बाहर निकली और दिल के हाथों मजबूर होते हुए गार्डन में पहुंची। गार्डन के जानिब देखते उसके चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। बादल जोर से गरजे तो वो खिलखिलाकर हंसी, और पल में बारिश की बौछार ने उसे भिगो दिया था। गार्डन के साथ मुंसलिक बरामदे में लगे बल्बों की रोशनी में वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। और फिर उसने बारिश में अटखेलियां करना शुरू कर दी। इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि फारूक शेख की गाड़ी कारपोर में रुकी रही, और उसकी निगाहों का मरकज यही कमसीन लड़की थी। उसने इतनी तेज बरसती बारिश को देखा, और फिर उस एक पल को भी उस तेज बरसती बारिश ने ना घबराई, बल्कि पुरजोश अंदाज में अटखेलियां करती फारूक शेख के दिल में एकदम हलचल मचाकर वो गाड़ी के साथ टेक लगाकर उसे फुर्सत से देखे जा रहा था।
जिसे आज तक सरसरी सा भी देखना गवारा न किया था। आज बहुत फुर्सत से सिर से पैर तक निहार रहा था। वह बिलाशुबा बेहद खूबसूरत नए नक्श की मालकिन थी। कमसीन हसीना थी, किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी, किसी को भी अपना असीर बना सकती थी। फारूक सैफ उसका असीर हो रहा था, सिर्फ एक नज़र का असीर। धीरे धीरे कदम उठाता वो गार्डन की जानिब आया, उसे मजीद करीब से देखने लगा। जो अपनी ही दुनिया में मगन थी, तभी उसकी निगाह नीचे जूतों पर जा ठहरी। उस एक पल ने जोहरा का सांस हलक में अटका दिया। उसने गहरा सांस भरते अपने थरथराते जिस्म को रोका और उस आने वाले शख्स को देखते अपनी सांसें रोक ली। वह कोई और नहीं, फारूक सैफ था। जोहरा ने गहरा सांस भरा, ना बढ़ती तो वहीं डर के मारे गिरकर बेहोश हो जाती। वह एकदम उसकी जानिब बढ़ा। वो भी मुकम्मल गीला हो चुका था, लेकिन जोहरा के होठ नीले पड़ने लगे थे। न जाने कब से वो बारिश में भीगी जा रही थी। प्लीज सुल्तान जी, हमें मारिएगा मत, हम गलती से यहाँ आ गए, प्लीज दोबारा नहीं आएंगे। जोहरा ने रुकती सांसों से अपनी गलती मानने को फौरन से पीछे होते कहा। उसकी आवाज कांप रही थी और फारूक सैफ उसे डरता देखकर खुद पर दिल ही दिल में 100 बार लानत भेज चुका था। कैसे शौहर था वो, औरों को डरा कर रखने वाला था, अपनी मासूम बीवी को भी नहीं बख्शा। सामने खड़ी लड़की तो प्यार जताने की काबिल थी, डराने की थोड़ी न थी। वह फारूक सैफ की खामोशी को उसका गुस्सा महसूस करते हुए पलटकर वहां से अंदर की जानिब भागने लगी कि अगले ही लम्हे फारूक सैफ ने उसे कलाई से थाम लिया। वक्त जैसे थम सा गया। बारिश का जोर मजीद तेज होने लगा था। फारूक सैफ ने बस एक झटका दिया और सीधा उसे अपने सीने से जा लगाया। फारूक सैफ उसके नरम वजूद को बाहों में भरे पूरी तरह घायल हो रहा था। दूसरी तरफ जोहरा तो उसके कंधों पे हाथ जमाए उसे एक टक देखते चली जा रही थी। फारूक सैफ दीवारावार उसका चेहरा निहार रहा था। उसके चेहरे पर आए बालों की आवारा लटों को कानों के पीछे हटाया। वह एकदम झुरझुरी लेती रह गई। बादल इस बार बहुत तेजी से गरजे और साथ ही बिजली भी चमकी और सफेद परी सहम कर उसके साथ जोर से लगी, अपनी सांसें हमवार करने लगी। फारूक सैफ उसे बाहों में जोर से भींचे तो सिसकी भरकर सिर उठाकर उसे देखने लगी। फारूक सैफ की आंखों में चमकते दीपक देखकर वह लड़की अंदर तक बहल गई। एकदम से फारूक ने उसको बाहों में भर लिया। उसके सीने तक आती उसकी परफ्यूम की खुशबू को अपने अंदर उतारता महसूस करते आंखें मीच गई। फारूक सैफ ने किसी फतेह इंसान की तरह अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। फौरन से उसने अपने कमरे की जानिब रुख किया। दरवाजे से अंदर आते अपने पाँव की कठोरता से दरवाजा बंद करता उसे बिस्तर पर ले आया। उसको कांपता देखकर फारूक सैफ के हलक भिज गए। होठ नीले पड़ चुके थे, न जाने कैसे वह अब तक होश हवास संभाले हुए थी। तुम पागल हो, इतनी ठंड में बारिश में क्यों भीग रही थी? वह उसके ऊपर झुका, धीमे लहजे में कराहते हुए बोला, नहीं हम नहीं। उसे वाकई अब ठंड लगने लगी थी। कुछ भीगे कपड़े, कुछ ठंड और सामने मौजूद हस्ती का खौफ। वो तो डर से पीली पड़ने लगी थी। इससे पहले कि फारूक मजीद कुछ कहता, वो बेहोश होकर तकिए पर गिर गई। फारूक लंबा सांस खारिज करता पीछे हटा। फारूक सैफ, जो लोगों को डराता है, जिसकी दहशत से पूरा शहर वाकिफ है, उसकी बीवी इतनी कमजोर दिल की होगी, अंदाजा ना था। वह अपनी टी शर्ट और तौलिया दूर उछाल गया और अपने भरे भरे लम्स को देखता। एक नज़र जोहरा पर डाली। ये तो मुझसे काफी छोटी है, कहीं ये दब गई तो? वह नीचे लब का कोना दांतों तले दबाते उसके चेहरे पर झुकाता। ए जोहरा, अपनी आंखें खोलो। वह उस पर झुका, उसे होश लाने की कोशिश कर रहा था। उफ, ये तो ठंडी पड़ी है। वो माथा मसल गया। अब क्या फिल्मी हीरो की तरह इसे एक मर्तबा जिस्मानी गर्माहट देता? जोहरा के नीले पड़ते होठों को देखकर फिक्रमंद हुआ और अगले ही पल अपनी सोचों को अमली जमा पहनाता लाइट्स ऑफ करके उधर शहर ने जल्दी से गाड़ी से उतरते अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। वो किसी भी रूम में घुसकर खुद को उस पागल शख्स से बचाना चाहती थी जिस पर सिर्फ गुस्सा सवार था। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर रहो मुझसे। वो बुरे हाल में आगे आगे भाग रही थी। उमेर उसके पीछे पीछे था। गाड़ी से उतरते हुए बारिश की तेज बौछार ने एकदम भिगो दिया था। वह गुस्से से एक गहरा सांस भरते अपनी टी शर्ट को उतार कर वहीं दूर उछाल गया। उसके उभरे मसल्स और चट्टानी सीना देखते शहर के गले में गिल्टियां उभर कर मासूम हुई। आई स्वेयर माई लेडी, तुम मेरा हाथ छोड़ो, फिर देखो मैं क्या क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। उसकी बातों पर शहर ने वहां से भागते खुद को बचाने का इंतजाम करते किचन का रुख किया। किचन का दरवाजा बंद करती उमेर ने पांव रखकर उसे ऐसा करने से रोकते जोर से दरवाजा खोला। वो पीछे को जा गिरी और उसकी कमर पर बुरी तरह चोट आई कि वह तड़प कर रह गई। पर अगले लम्हे उमेर को शेर की तरह धीरे धीरे अपनी तरफ कदम बढ़ाते देखकर पीछे की तरफ सरक गई। उमेर, डॉन। वह उस पर झुकी थी। जब शहर पीछे गिरती संगमरमर के फर्श पर टिक गई, उसी लम्हा उमेर ने उसके सर के नीचे अपना हाथ रखा ताकि उसे चोट न आए।
उसके सिर पे एक पल को सहर बिना पलक झपके उसे देखती चली गई। दोनों की नजरों का गहरा तस्वादुम हुआ। उमेर ने मजीद झुकते उसके गुलाबी लबों को अपने दस्तर में लिया तो वह उसके कंधे को मजबूती से थाम गई। वह अपने तसना लब उसके लबों पर रखकर हटाना ही भूल गया था। शहर को सांस लेने में भी दुश्वारी होने लगी थी। उसने जोर से उमेर के डोलों पर मुक्के बरसाए पर उसे कहाँ महसूस होना था। वह तो मजीद जुनूनी होता। उसके लबों पर कहर बरसाने लगा। उसकी सांसों को रोकता महसूस करते उमेर जरा सा पीछे हुआ, लेकिन अभी भी उसकी गिरफ्त मजबूत थी। काफी मीठी हो, बस जुबान ही कड़वी है। वह अपने होठों पे जुबान फेरता उसे चिढ़ा रहा था, जिसके साथ ही सांसें हमवार नहीं हो रही थी। उमेर, मैं बता रही हूँ, अगर और आगे बढ़े तो मैं दादा जान को शिकायत लगाऊंगी। वह उसे उस हाल में धमकी दे रही थी जबकि बिल्कुल अकेले शेर के जाल में फंसी हुई थी। ठहाका लगाकर हंसता उसके गाल पे दांत काटकर शरारत से बोला, वैसे भी दादा जान मुझे कितनी बार पूछ चुके हैं, कब सुनाओगे खुशखबरी, कब बनाओगे मुझे दादा। तो अब वक्त आ गया है कि उन्हें खुश किया जाए। वह उसका दुपट्टा वहीं एक तरफ करता उसे अपने साथ ले गया था। पागल हो गए हो, हमारा कोई जोड़ नहीं, हमारे बीच बहुत। उसके बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए जब उमेर ने उसके होठों को दांतों में बंद किया। बहुत बोलने लगी हो, किसने कहा मैं तुम्हें 1 साल से पहले छोड़ूंगा। मैं पागल हूँ, अभी तो मेरे हाथ आई हो, अभी तो पूरा साल इंजॉय करूंगा। मैं ही पागल था, पहले ना समझ सका दादा जान की उस करम नवाजी को। तुम गलत कह रहे हो। शहर की आंखों में आंसू जमा होने लगे जब अगले लम्हे उसे बाहों में भरे बाथरूम से बाहर निकला। शहर ने खुद को हर मुमकिन तरीके से छुड़ाने की कोशिश की, पर उसका छटपटाना कुछ भी काम न आया। उसे रूम में लाता उस पर साया गुफन हुआ था। मेरी बात गौर से सुनो माय लेडी, जितना तुम मुझे रोकोगी तड़पाओगी उतनी शिद्दतों से बरसूंगा। जितनी खामोशी से और दिल से अपने आप मुझे सौंप दोगी उतने ही चाहत से समेटूंगा। और उसको अपनी बात बताता उसकी ब्यूटी बोन पे लब रखे। तुम मर जाओगे मेरे हाथों से उमेर। वह उसको बाहों से पकड़ते पीछे करने लगी। उमेर ने गहरा सांस भरते हुए अपने पैंट की बेल्ट निकालते उसके दोनों हाथों को कसकर बांध दिया और अपने बाल सेट किए। शहर तो उसकी हरकत पर जम सी गई। इडियट लड़की, सारे बाल खराब कर दिए मेरे, अब जलाओ हाथ। वह एक आंख मीच कर बोला तो शहर ने कलाइयां छुड़ानी चाहिए पर बेकार। उसने अपनी टांग उठाकर उमेर को मारना चाहा कि उमेर ने उसकी दोनों टांगों को लॉक करके कहा, कर लो जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, आज खुद को मुझसे नहीं बचा पाओगी। उमेर की हरकत पर शहर ने अपना रुख दूसरी जानिब कर लिया तो उमेर ने उसका चेहरा हाथ से थामकर अपनी तरफ मोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमेर, याद रखना। वह दांत कुचकुचाकर बोली, मैं अब 1 साल तक हर रात सब करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी माय लेडी। वह इतना कहता उसके लबों को अपनी गिरफ्त में ले गया। वह खुद को छुड़ाने के लिए बहुत छटपटाई, बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन उमेर की गिरफ्त से कहाँ छुड़ा सकती थी खुद को। जितनी मुजाहमत करती वाकई उसके साथ वो सख्त होता जा रहा था। और फिर शहर ने खुद को उसके हवाले कर दिया। गुड, उसका हुस्न दबंगी का आलम देखता उमेर उसका हाथ खोलता दिल से सरसार हुआ था। धीरे धीरे गुजरती रात में वे दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए। इधर जोहरा की आंख खुली तो उसे लगा वो हवा में उड़ रही है। फिर अगले लम्हे जब फारूक ने उसे बाहों में भरकर बाथ टब में लिटाया तो वह झट से आंखें खोलकर बोली, हाय अम्मी, सुनामी आ गया। वह घबराकर बोलती फारूक को देखकर वहीं थम गई जो फुर्सत से उसे ही देख रहा था क्योंकि उसकी शर्ट जोहरा के तन पर थी। आप हम यहाँ बोलिए मिसेस। वह उस पर जरा सा झुका। वह सबे वसल हो गया था। वह एक आंख बंद करता एक गाल से मुस्कुराया। पहले तो जोहरा को उसकी बात समझ न आई, लेकिन अगले ही लम्हे जब अपने तन पे उसकी शर्ट देखती तो शर्म से पानी पानी हुई। जल्दी से शावर लेकर बाहर आओ, फिर नाश्ता करते हैं। वह इतना कहकर बाहर निकल गया। वह जान गया था जोहरा की शर्मीली तबीयत को। अगर वो मजीद और वहां खड़ा रहता कोई शक नहीं था कि वो बाथ टब के अंदर ही घुस जाती। उफ, क्या हमारे बीच रात को सब कुछ हो गया। जोहरा ने याद करने की कोशिश की पर वह तो बेहोश हो गई थी। तो क्या बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया गया? क्या हमें फील ही ना हुआ? क्या फायदा उनके यूं प्यार करने का? वह रहस्य होते सोच रही थी। उसे फारूक सैफ की मोहब्बत इश्क था और वह चाहती थी कि अपना जुनूनी उसे बना दे और अपनी शिद्दतों से उसे भिगो दे। मगर वह तो उस लम्हे पास आया जब वो होश में न थी। उसे तो कोई अछूता सा एहसास भी ना जाग रहा था। वो बहुत गुस्सा होने लगी। फारूक सैफ पर गुस्सा आने लगा इस बात से अनजान कि फारूक सैफ ने रात को उसकी गरमाइश तो पूरी कर दी पर उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे वह उसकी मुकम्मल हो गई हो।
पर उसे तंग करने को वो झूठ बोल गया था। हासिले महबूब, तेरी मुलाकात का मुझे सदियों से इंतजार था उस रात का। वह शीशे के सामने खड़ा बाल सुखाता गुनगुनाता बिस्तर पर घुसा सहरा को बता रहा था, जिसने जरा सा कवर सर से बाहर निकालकर उसे सख्ती से घूरा। रात भर वह उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा, बिना उसकी नाजुकता की परवाह किए। वह अपना आप उसे मनवा चुका था और अब इतना खुश था जैसे कोई मुआवजा फायदा कर लिया हो। उठ जाओ मेरी लेडी, और कितना बिस्तर तोड़ना है तुम्हें? तुम्हें इस बिस्तर में घुसा देखकर मेरे दिल में फिर से गुदगुदी हो रही है, और बेहतर है कि उठ जाओ और जाके जल्दी से शावर ले लो। वह अब नफासत से तैयार होता उसे मीठी निगाहों से वॉर्न कर रहा था। कैसे उठूं? हाल छोड़िए तुमने मेरी। वह अपना आप देखती चिल्लाई थी। उमेर ने कानों पे हाथ रख लिया। थोड़ा आराम से बोलो, ये ना हो फिर वही सब कुछ दोहराया जाए। वैसे भी राजकुमारी नाजुकी का थोड़ा लिहाज करते, हाथ ढीला रखा हुआ है, क्योंकि पहली बार, फिर अब बिल्कुल भी लिहाज नहीं होगा। हर रात खुद को मेरे लिए ही संवार के रखोगी, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ खूबसूरत सी नाइटी ऑर्डर की है, कल शाम तक मिल जाएगी। उफ, क्या लगोगी तुम उनपे। उमेर उसे मजीद चिढ़ा रहा था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी उमेर, अगर अब तुमने मेरे करीब आने की जरा सी भी कोशिश की। वह गुस्से से उठती, उसके पास आती, उसका गाल दबा गई, जबकि उसे अपनी शर्ट हुडी में समाये लब दांतों तले दबाए देखकर उमेर बोला, बहुत हॉट लग रही हो इस हालत में। मुझे तो ऑफिस जाने का मूड नहीं कर रहा, अब चलो फिर से आ जाओ। वह अपने हाथों से घड़ी उतारते उसकी सीमा पर गया। अपनी हालत देखते शहर भागती हुई बाथरूम में घुसी। उमेर का ठहाका गूंज रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं उमेर रजा, तुम्हारी एक एक हरकत का जवाब सूद समेत वापस लौटाऊंगी। उसने दोबारा से दरवाजा खोलकर धमकी देना जरूरी समझा, जबकि उमेर ने सिर झटकते उसकी धमकी हवा में उड़ाई। हमें ऑमलेट नहीं पसंद, जोहरा ने मुसलसल चीखते हुए नाश्ते की टेबल पर बैठकर पहली बार अपनी पसंद नापसंद का इजहार फारूक साहब के सामने किया था। अच्छा बताओ क्या खाना है? रईस वही बना रहा है क्या? आज तो सारे मुलाजिम ही हैरान परेशान अपने मालिक को देख रहे थे, जिस लड़की को इतना प्रोटोकॉल दे रहा था। कल तक तो वो जिसे देखना तक गंवारा नहीं था, आज वो उसके नाज नखरे कैसे उठा रहा था। हमें ब्रेड जैम खाना है, वह सुसु करते बोली। फारूक ने रईस को एक नजर देखा, वो फौरन से सब कुछ ले आया। जोरा बेहद खुश हो गई। थैंक यू रईस भाई, उसकी जानिब देखकर बोलती। फारूक साहब को बुरी तरह से जला गई। मतलब मंगवाया उसने, और शुक्रिया रईस भाई को। रईस फारूक के चेहरे के तासुरात समझता डर के मारे पीछे हट गया। सुल्तान जी, आज अपने ऑफिस नहीं जाना? जौहरा नरम रवैये की बदौलत थोड़ा सा झिझकते हुए पूछ बैठी। नहीं, आज सारा दिन अपनी परी के साथ गुजारना है। फारूक साहब के बाद में जौहरा समेत मुलाजिम भी होश हवास खोकर गिरने लगे थे। क्या ये वाकई फारूक साहब था, या उसके अंदर किसी और की रूह समाई थी? हमारे साथ कैसे गुजारेंगे सारा दिन? जोहरा ने सहम कर पूछा तो फारूक साहब ने उसे गहरी निगाहों से घूरा। आज सबके सामने बताता तो अच्छा नहीं लगता। खैर, नाश्ता मुकम्मल करो, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, हम शॉपिंग पर चलेंगे। फारूक साहब की बात पर जोहरा के चेहरे पर बेशुमार रौनक आ गई। सच में आप हमें शॉपिंग पर लेकर जाएंगे? जोहरा का बस नहीं चल रहा था, खुशी से ऊंचा कूदती। फारूक साहब उसके चेहरे की खुशी देखता मुस्कुरा उठा। और पहले जोहरा को अपना आदी बनाना चाहता था, उसके बाद ही उसके साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहता था। वह उसे बता नहीं सकता था कि वह जोहरा से पहली नज़र में शिद्दत से मोहब्बत कर चुका है। वह कैसे किसी से अपनी फीलिंग शेयर करता, जबकि वह तो आज तक किसी पे खुला ही नहीं था। कुछ ही देर में वह जोहरा को लिए शॉपिंग मॉल में था। वह बेहद खुश थी, सारी शॉपिंग कर रही थी। फारूक साहब उसे सब कुछ दिला रहा था। जिस चीज़ पर वह हाथ रखती, तभी उसे सामने उमेर रजा आता दिखाई दिया। उसके साथ चल रही लड़की के अंदाज साफ बता रहे थे कि वह उसकी बीवी है। फारूक साहब के चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। उमेर, मुझसे सख्त मार खाओगे तुम? मैंने गलती की तुम्हारे साथ आकर, दादा जान को इनकार कर देती। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, दादा जान इनका वलीमा करना चाह रहे थे। न जाने 2 माह के बाद उन्हें क्या याद आ गया। पर वो भी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे। रात को दोनों घर नहीं आए, फार्म हाउस रुके थे। वो सब समझ गए थे कि दोनों के बीच मजबूत ताल्लुक बन गया है। अब वो चाहते थे कि उनका वलीमा धूमधाम से किया जाए, इसलिए उन्हें शॉपिंग पे एक साथ भेज दिया। हाँ तो ना आती, मैंने कब कहा मेरे साथ चली जाओ? मैं तरस रहा हूँ तुम्हारे साथ चलने के लिए, उमेर ने भी तन से सुनाया। जब सहरा ने अपनी गर्दन के एक तरफ हिस्से को दबाया, क्या हुआ? वह उसकी हरकत को समझ गया। रात भर के उसके दिए गए लम्स को वह अच्छा खासा लड़ी थी उससे, और मेकअप से कितनी मुश्किल से उसने निशानों को छुपाए थे। उस पर उमेर को उस पर शिद्दत से प्यार आया था, पर उसका इजहार मुंह से वो कभी करने वाला था ही नहीं। उमेर कैसे हो? अचानक फारूक साहब की आवाज पे वह चौंका और मुड़ा। बैरिस्टर साहब आप? उमेर उसके गले लगा। वो उम्र में फारूक से 3 साल छोटा था, लेकिन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। बैरिस्टर साहब,
शहर सोच में पड़ गई, कहीं ये वही फारूक सैफ तो नहीं, हमारे तलाक के पेपर बनवा रहे हैं। शहर ने एक गुस्सैली नज़र फारूक सैफ को नवाजा। उमेर से बहुत मोहब्बत से बात कर रहा था। आप हमारे सुल्तान को क्यों घूर रही हैं? जोहरा ने उसके सामने आते माथे पर बल डालकर पूछा। शहर ने उसे सिर से पैर तक गहरी निगाहों से देखा। यार तुम बहुत प्यारी हो, ये इस रफू चक्कर के हाथ से कहाँ लग गई? शहर के पास मौका था बदला लेने का। रफू चक्कर? जोहरा उलझी। उमेर और फारूक सैफ भी उनकी जानिब मुतवज्जो हुए। हाँ, रफू चक्कर ही तो है। तुम्हें पता है तुम्हारे सुल्तान जी का फेवरेट काम क्या है? शहर ने भौवें उचकाते हुए कहा। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में आग लगाना, उनको जुदा करना और उनकी तलाक़ें करवाना। शहर ने अपनी राज़े दिल बयान कर दिए थे। उसकी बात सुनकर तो उमेर को खांसी का अच्छा खासा दौरा पड़ा। फारूक सैफ के माथे पर दो पल पड़े। होल्ड योर सेंस। फारूक सैफ को गुस्सा आने लगा। वो ऐसे ही कहीं भी कुछ भी बोल देती। उमेर ने गहरा सांस भरते मसला संभालना चाहा। ऐसे क्यों? सही कह रही हूँ। अच्छा छोड़िए ये सब बातें। तलाक के पेपर तो बनवा लिए होंगे आपने, तो अभी तक भेजे क्यों नहीं? जल्दी से भेज दे, मैं साइन करके इस बंदे से जान छुड़वाऊंगा जो आज ना जाने किस खुशी में वलीमा देने जा रहा है। शहर ने उमेर को सख्ती से घूरते अपनी बात मुकम्मल की। फारूक से सवालिया नजरों से उमेर को देखने लगा। सॉरी सर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप प्लीज जाइए, बाद में बात करता हूँ। वह फारूक सैफ से मजामत करता शहर को कलाई से पकड़ते वहां से दूर ले गया। तुम पागल हो? वो गाड़ी में लाते उसे जोर से पैसेंजर सीट पर पटक गया। हाँ हूँ तुम जैसी। तुमने जो रात भर किया ना, उसके बाद मुझसे किसी नरमी की उम्मीद मत रखना। शहर ने सीट बेल्ट बांधते हुए कराते हुए कहा। उम्मीद तो तुम भी अब मुझसे किसी अच्छे का मत रखना। वह गाड़ी को स्टार्ट करता रोड पर ले आया। दोनों ही एक दूसरे से खफा थे। न जाने इनका रिश्ता किस नहज पर आने वाला था, जहाँ ये आगे बढ़ता खत्म हो जाता। घर लाते ही वो सीधा उसे कमरे में लाता, बिस्तर पर पटक गया। तुम्हारा दिमाग खराब था? तुम फारूक सैफ से इतनी बकवास करके आई हो? वह दहाड़ा था। शहर भी अगले ही पल लड़ने को तैयार खड़ी हुई। हाँ, तो वह किस खुशी में हमारे डाइवोर्स पेपर तैयार कर रहा था? और अगर तुमने मुझे तलाक ही देनी है तो मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ा? वो बुरी तरह चीख उठी। किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मैंने फारूक सैफ से तलाक के पेपर बनवाए हैं और तुम्हें तलाक देने वाला हूँ? उमेर भी इतने गुस्से लहजे में बोला। वकील अदनान फारूकी साहब ने बेअख्तियार शहर के मुंह से निकला तो वह एक पल को उमेर उसे देखने लगा। उस फारूक की बहन की आंख। वो मोबाइल उठाता गुस्से से कोई कॉल लगाने लगा। अपने होंठ दांतों तले दबाए। उमेर, खुदा का खौफ करो, क्या बोलने लगे थे? शहर ने उसके पास आते हुए सख्त नजरों से घूरा। तुम तो चुप ही रहो मैडम, तुम्हें जो भी जिधर लगता है तुम लग जाती हो। वो मुसलसल कॉल मिला रहा था और फिर कॉल लग गई। हेलो मिस्टर अदनान फारूकी, कहाँ हैं आप? उसने कॉल मिलाते ही स्पीकर पर डाल दी। शहर हैरानी से उसे देखने लगी। जी उमेर साहब, फैमिली के साथ छुट्टियों पर आया हूँ मनाली, कोई हुक्म? चहकती हुई आवाज निकली। शहर ने हैरानी से मोबाइल को देखा। कल ही तो बात हुई थी फारूकी साहब से। उन्होंने बताया था कि कोर्ट में वकील फारूकी ने तलाक के पेपर बनवा ली हैं और उन्होंने खुद सुना है। अच्छा, मनाली कब गए? अच्छी बात है, करें एंजॉय अपनी फैमिली के साथ, लेकिन दूसरों की फैमिली भी बसने दे। क्यों दुश्मन बने हैं मेरे आने वाले बच्चों के? उमेर की बात पे शहर के गाल दहक उठे। उसने उसे तंजिया निगाहों से घूरा। सर जी, मैंने क्या किया है? वह अगला तूफान। तुम मेरी बात गौर से सुनो मिस्टर अदनान फारूकी। कौन सा तलाक के पेपर बनवाया फारूकी सैफ के थ्रू? मैंने तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं था तुमसे। फारूकी साहब सब समझ गए कि उनकी चाल नाकाम ठहरी है। सोच ले, क्या पता बनवाए हो पेपर, आपको पता चल गया हो। उमेर तो उनकी अच्छी खासी क्लास ले रहा था। नहीं जी, मेरी क्या मजाल है कि मैं आपके किसी मामले में घुसूं। आप जाने आपकी फैमिली की बातें। फारूकी साहब, कल ही आपने बकवास की थी, कुछ याद हो तो? अब की बार शहर की आवाज उभरी थी। फारूकी साहब का दिल जोरों से धड़का और इधर उमेर ने कॉल बंद करके हेलो हेलो का नौटंकी किया। इस टकले को दोबारा कॉल मिलाओ, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या मोबाइल में घुस के मारोगी उसको? उमेर ने मोबाइल दूर बिस्तर पर उछाल दिया। शहर ने गहरा सांस भरते मोबाइल को घूरा। ये मेरा मोबाइल है, फारूकी साहब का टकला सिर नहीं जो ऐसे घूर रही हो। उमेर ने उसे अपने सामने करते प्यार से कहा तो वो खफा होकर उसे घूरने लगी। ये फारूकी का बच्चा मुझे इतने अरसे से उल्लू बनाता रहा और मुझसे पैसे बटोरता रहा। तुमने इसे मेरी जासूसी पर हायर किया हुआ था? शहर ने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। सिर झुकाते हुए चेहरा फेरती वापस उसे देखती मुस्कुराई। जरूरत थी ना, ताकि तुम्हारी हर चाल पर निगाह रख सकूं कि तुम क्या करने वाले हो। शहर ने हामी भर ली। उसने ऐसा किया और फारूकी ने पैसों के चक्कर में उसे सच झूठ मिक्स करके बता रहा था। और तुम ऐसा क्यों कह रही थी? तुमने क्यों रात को मुझसे जबरदस्ती अपना हक लिया? उसका जवाब दो पहले। शहर के जख्म फिर से हरे हो गए।
वो मेरा जायज़ हक था और तुमने मुझे उस्काया। कभी गाल पे किस करती हो, कभी गर्दन पर। बंदा बसर हूँ, मेरी भी दिलो जज़्बात हैं, बहक सकता हूँ। और फिर कौन-सा गुनाह किया, बीवी हो मेरी। कुछ भी लिया तो हलाल है मुझ में। वो बहुत धौंस से उसे बोलता दिल के तार छेड़ रहा था। और तुम्हारे इस हलाल के चक्कर में जो छोटे-छोटे नन्हे-मुन्ने कांड हो गए हैं, उन्हें कौन रखेगा फिर अपने पास। शहर के माथे पर बल पड़े। ऑब्वियसली मैं रखूंगा, मेरी औलाद होगी। हाँ, अगर जुड़वा हो गए तो एक तुम्हें ही दे दूंगा। क्या शान बेनवाजी थी उमेर रजा, मैं हाथों में मर जाऊंगी। वह उसके बाल पर फिर से अटैक करने लगी जब उमेर ने सिर पीछे करते अपने खूबसूरत बाल बचाए, उसे सीने से लगाते एक बाजू से ऊपर उठा लिया। उमेर रजा शहर के हाथों मरने को तैयार था, बशर्ते मरने का तरीका रात वाला हो। बस एक काम करता, वह शरारत कर गया। हाथों को कंट्रोल करो वरना गंजा कर दूंगी तुम्हें। वह उसके बालों पे झपटने की कोशिश कर रही थी, पर उमेर ही क्या जो उसके हाथ आ जाए। सुनो, वलीमे के लिए तुम्हारी ड्रेस भी आ गई है और सुलैन में अपॉइंटमेंट भी फिक्स करवा दी है। किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, हर तरह का प्रोटोकॉल मिलेगा। बस तुम रात को मुझे हर तरह से रोमांस करने का। उमेर, बदतमीजी की बातें मत करो, जिंदगी में कभी सीरियस भी हो जाया करो। वह सिर झटकते दूर हुई। अच्छा, सीरियस होकर क्या करना है। वह उसके करीब आया। 10 माह के बाद तुमने अलग हो जाना है। अब की बार शहर की आवाज धीमी थी। अच्छा, फिर ये बच्चा। नो बाबा बताता है। वह उलझ रही थी और उमेर को भी उलझा रही थी। हाँ, तो अब क्या इस 10 माह तक अंदर ही रोकना है। उमेर की बात पर वह सहमते हुए उसे देखने लगी। अच्छा सुनो, तुम्हें पूरा यकीन है कल रात के बाद तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। उसके कान में सरगोशी करते उसके कान की लो को दांतों तले दबा गया। ओ, ये जंगली, कभी सीधे तरीके से बात ना करना। वह कान को पकड़ती नाराज होती पलटी, फिर से उसकी जानिब बढ़ा। जिस अंदाज से तुमने रात को अपना हक लिया है ना, मुझे लगता है पूरी टीम आएगी 9 महीने बाद। वो सिर पर हाथ मारते बोली थी जबकि उमेर का ठहाका गूंजा। माई लेडी, रात को कुछ भी नहीं हुआ था। आज रात से देखना क्या क्या करता हूँ मैं। वह एक आंख भींचकर बोला, जबकि शहर को जो सुनने की तमन्ना थी वह उसने एक बार न कहा। वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ उमेर भी उसकी सारी फीलिंग समझ गया था और वह सब कुछ बोलने वाला था। पर आज जब रात को उसे अपनी बाहों में भींचेगा, अपनी जुनूनी शिद्दतों से रसा नशा कराएगा। क्या हो गया जोहरा, ये क्या बदतमीजी है। फारूक जोहरा के नाराज चेहरे को देखता उसके पीछे रूम में आया, जो जूते उतार कर दूर उछाल गई थी। आप लोगों की तलाकें करवाते उनके घर उजाड़ते हैं। वह रोते हुए बोलती चली गई। ऐसा कुछ नहीं है वह जरा। अगर ऐसा ना होता तो वो लड़की क्यों कहती वो सब। जोहरा ने हिचकियों से रोते पूछा। इधर देखो मिसिज। वह उसके पास बैठा उसके आंसू पोंछने लगा। क्या तुम्हें ऐसा लगता हूँ जो शादीशुदा लोगों के बीच नाराजगी डलवाकर नफरतें हाइड करके उन्हें अलग कर दूं। उसका हाथ थामे अपने दिल के मुकाम पर रखते हुए पूछा। लहजा बहुत ही धीमा था। जोहरा ने उसकी आंखों में बड़ा मुश्किल देखते सिर नामे हिलाया। तो फिर कोई कुछ भी कह देगा और तुम यकीन कर लोगी। मेरे दिल की आवाज सुनो, क्या मैं झूठा हूँ। और इतने गंभीर लहजे में पूछ रहा था कि वह नीचे वाला होंठ बाहर निकालती मासूम सी सूरत बनाकर बोली, पर आप वकील हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसकी बात सुनते फारूकी सैफ ने कानों को अपने हाथ लगाए। वह उसे मासूम समझ रहा था, पर वह तो इतना जानती थी वकील लोग सच को झूठ और झूठ को सच कर देते हैं। देखो जोहरा, तुम्हारा शोहर वकील है और वो भी ईमानदार, समझो तुम। और उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं कहना। तुम्हें जो समझना है समझो, जो करना है करो। वह गुस्से से उठकर जाने लगा कि जोहरा ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया। सॉरी, हमें माफ कर दे प्लीज, खफा ना होना। वह हिचकी लेते हुए बोली तो फारूक साहब उसके पास आते उसके ऊपर झुकने लगे। मुझे तो मुकम्मल चाहिए जोहरा जान, आज, अभी और इसी वक्त। वो मोह और जज्बात के आगे बेबस होता बोला तो जोहरा ने आंखें मूंदकर उसे सारे हक देने का फैसला कर लिया। इस बात से अनजान कि फारूक आज पहली बार ही उसे अपना हक लेने वाला है। और फिर से कमरा गूंज उठा। वह फारूक सैफ को अपना सब कुछ सौंप कर हलकान हुई। वलीमे के फंक्शन के बाद जब वो उसे अपने सजे हुए बेडरूम में लाया तो सब कुछ नजरअंदाज करती ड्रेसिंग रूम के जानिब बढ़ी। कहाँ जा रही हो। उमेर ने उसकी नाजुक कलाई थामकर रोकते हुए पूछा। उमेर, अब ये ड्रामा खत्म हो गया, हमें हकीकत में जीना चाहिए। वो साफ लफ्जों में बोली। क्या मतलब, कौन सी हकीकत। उमेर के माथे पर दो बल पड़े। सहरा ने गहरा सांस भरा। हमें एक दिन अलग होना ही है उमेर, और ये एक अटल हकीकत है। कल रात जो कुछ भी हो हमारे बीच, वो मैंने तुम्हें माफ किया। सहरा की आंखें झिलमिला गई। लेकिन अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, समझे तुम। वह उसे उंगली उठाकर वार्निंग कर रही थी। उमेर रजा। वह जो ही जाती कि एकदम उमेर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह सहम गई। क्या कर रहे हो उमेर। बता रहा हूँ कि मैं हर रात अब ये सब कुछ करूंगा। और माफी का तो सोचना भी मत, क्योंकि अपना हक लेते कोई माफी तलब नहीं होती। उमेर, हम कभी अलग नहीं होंगे। तुम्हारी गहराइयों में उतरकर कैसे तुम्हें खुद से अलग कर सकता हूँ।
तो क्या तुम तलाक नहीं दोगे? वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। पागल हो क्या? इतना नहीं समझ पा रही? उमेर रजा शहर का है और वो भी पूरा का पूरा। वह उसे लिए बिस्तर की जानिब पड़ रहा था, शहर की रोती आंखों के साथ। चेहरे पर एक गुमसुम सी मुस्कान थी। 1 मिनट, कहीं तुम 50% शेयर के लिए तो ये सब नहीं कर रहे? वह जो उस पर साया बनकर छाने को था, उसकी बात सुनते गहरा सांस भरकर रह गया। तुम मेरे हिस्से की भी सारी ले लेना, बस खुद को मेरे हवाले कर दो। अब अगर तुम कुछ भी बोली तो कल की तरह हाथ पांव बांधने के साथ मुंह पर भी टेप लगा दूंगा। उमेर की धमकी कारगर साबित हुई, लेकिन फिर भी शहर अपनी हंसी को न रोक पाई और उमेर ने मजीद अपने लबों से चूम ली। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इससे हमें आपकी पसंद को समझने में मदद मिलती है। और हाँ, आगे आने वाली खूबसूरत रोमांटिक कहानियों के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।